ओके, चलो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं फुल टेस्ट 3 का सॉल्यूशन, ठीक है? स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि मैं इस टेस्ट से या तो हर एक टेस्ट में या कुछ टेस्ट के इंटरवल पर अल्टरनेटली मैं क्या करूँगा कि तुम्हें 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये होने के बाद, मतलब ये 45 क्वेश्चंस होने के बाद ये 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़े टफ वाले जो कि मान लो कि थोड़ा-थोड़ा लिंक्ड है ये अपने नीट के टाइप का, लेकिन हाँ, थोड़ा टफर वर्ज़न ये मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दिया करूँगा, ठीक है? और ये प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस होंगे इसके सॉल्यूशन तो नहीं दूँगा अभी, और तुम लोग जो है इसको सॉल्व करो और फिर डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ या यूट्यूब में ही पूछ लो या जो भी है, ठीक है? कुछ भी दिक्कत होने से मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। ये 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा थोड़ा टफर लेवल रहेगा, ठीक है? 45 के बाद लास्ट में 5 क्वेश्चन होमवर्क में। चलो स्टार्ट करते हैं पहले से। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कह रहा है विद द इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल इन कंपैरिजन टू एडियाबेटिक। ये सरासरी गलत बोल रहा है, क्योंकि प्रेशर है, वॉल्यूम है। यहाँ समझो, अगर हम लोग बात करें ये वाला तो ये आइसोथर्मल है, और ये वाला अगर बात करें तो ये एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक वाला कर्व जो होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है, जबकि यहाँ पर जो कह रहा है वो वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन आइसोथर्मल, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना? ये मोर रैपिडली आइसोथर्मल में नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। इन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, इन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी रेज़्ड पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा अपना होना चाहिए, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। किसी को मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। सेकंड दो मुझे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। An electric dipole is placed at a distance 2 centimeter from an infinite plane sheet। ये एक प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना? हैविंग पॉजिटिवली चार्ज। ओके, डेंसिटी दिया हुआ है, इसका हो जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कह रहा है टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो। यहाँ पर देखो, ये डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो, ये तो ठीक ही बोल रहा है। एंड नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सीट। नेट फोर्स का अगर मैं बात करूं तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो इस पर नेट फोर्स तो लगेगा ही नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कह रहा है नेक्स्ट में टॉर्क ऑन डाइपोल इज जीरो एंड नेट फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सीट, ठीक है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज जीरो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें P और E सेम डायरेक्शन में है। तो अगर P और E सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्वियसली थीटा हो गया जीरो, और ऐसे में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा का जीरो, तो ये हो जाएगा मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहा, टॉर्क तो जीरो है ही, क्योंकि टॉर्क ये 0 डिग्री पर जीरो ही होता है। टॉर्क कितना होता है याद है ना तुम लोग को? पीई साइन थीटा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, ये गलत हो जाएगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं? हम लोग एच न्यू माइनस फाइव या एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, ऐसे करके लिखते हो। सो क्या कह रहा है? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं ना, तो ये तो घटेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। देखो, इंटेंसिटी पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है करंट, सैचुरेशन करंट, ठीक है। फिर कह रहा है एज 1/e टाइम्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर हम लोग इसको Vs लिख दें तो E को राइट साइड ले जाओ तो 1/e बनेगा, और एच सी बाई लैम्डा को हम लोग E लिख सकते हैं -5। तो ये क्या कर 1/e टाइम्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ से ये वाला इक्वेशन से नहीं बनेगा, ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? के मैक्स इक्वल्स टू ई इंटू वी एस लिख सकते हैं।
तो Vs इक्वल्स टू 1 बाई ई टाइम्स तो K मैक्स लिख ही सकते हैं। इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कह सकते हैं ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पर तो ये डिपेंड ही नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो ये भी गलत हो जाएगा। डन है, सो थर्ड का ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। एक पॉइंट चार्ज है जिसने इतना का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया to pass through a spherical Gaussian surface of 8 centimeter radius centered on the charge. The value of point charge is, देखो इसमें हम लोगों को पता है कि फ्लक्स जो होता है वो Q enclosed by क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, हेंस Q enclosed जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 5 का वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से पता चल रहा है कि चार्ज नेगेटिव। 2 से 8.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.7 और ये 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -8। तो ये पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में हमने लेंस को एक्चुअली कट किया है, तो ये एक हॉरिजॉन्टली कट किया मतलब अपर पार्ट लोअर पार्ट, और ये एक वर्टिकली कट किया। हम सभी को पता होना चाहिए कि जब ऐसे कट करते हैं हॉरिजॉन्टली तो इससे ईच पार्ट का फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फोकल लेंथ ना ही पावर, दो में से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी एफ, इसका भी एफ, इसका भी पी, ठीक है। लेकिन जब वर्टिकली कट करते हैं तो हर एक पार्ट का फोकल लेंथ डबल हो जाता है और पावर आधा हो जाता है ना। तो अब इस हिसाब से अगर हम L1 का बात करें तो L1 का फोकल लेंथ f ही रह गया, और L3 का फोकल लेंथ को अगर मैं बात करूं तो ये 2f हो गया। तो रेशियो लेंगे तो ये बन जाएगा 1:2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स, स्फेरिकल बॉल जब भी बोला जाएगा तो हम लोग सॉलिड स्फीयर समझेंगे, of mass m radius r, each are struck on two ends of a rod of length 2r। ठीक है, ये रॉड का लेंथ यहां से इधर तक ही है, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही है। डन है। इसके बाद कह रहा है, अच्छा इसका भी मास m ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ले लो, जिस एक्सिस के अबाउट ये बात कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट। तो आई ऑफ रॉड, तो वो हम लोग लिख देंगे ml² by 12 होता है ना। तो ml²/12, सो m/12 r के सॉरी l के जगह पर हो गया 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mr²/3। ठीक है, चलो रॉड का आ गया। अब बात करते हैं एक स्फेयर का, आई ऑफ स्फेयर। अगर हमने स्फेयर का लिखा तो स्फेयर का पहले इसके एक्सिस के अबाउट लिखना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा ICOM, है ना। ICOM प्लस लगाना पड़ेगा m इंटू डी स्क्वायर, वो जितना ये डिस्टेंस हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये हो गया r और ये भी हो जाएगा r, तो ये हो जाएगा 2r। तो ICOM होता है 2/5 mr² प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2/5 mr² प्लस 4mr²। तो ये बन जाएगा, सॉल्व करो, 5 आ गया, 2 प्लस 5 4 जा 20 mr²। सो ये बन गया तुम्हारा 22/5, 22/5 mr²। ठीक है, ये एक का है। तो दूसरे का भी तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा 22/5। तो टोटल आई कितना होगा, तो रॉड का हो गया mr²/3 प्लस एक स्फेयर का हो जाएगा 22/5 mr², दूसरे का भी हो जाएगा 22/5 mr²। होप सो अपना आंसर आना चाहिए। 5 और 3 ये 15 हो गया, ये हो गया 5 mr² प्लस ये 5 3 जा यानी 22 से ये हो गया 66 mr² प्लस अगला भी हो जाएगा 66 mr²। अगर सम कर दें तो ये आ रहा है 137/15 mr²। देखें कोई आंसर, यस सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस स्प्रिंग्स, K1 है K2 है। इफ द बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली such that their amplitudes are equal,
द रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, वी मैक्स का फॉर्मूला जो होता है वो हम सभी को पता है ए ओमेगा होता है, ठीक है। सो ए ओमेगा एम्पलीट्यूड क्या कह रहा है ये कि दोनों का सेम है। देखो द सच दैट देयर एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल। तो अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो यानी हम लोग कह सकते हैं तब वी मैक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा। क्लियर है? अब वी मैक्स को फिर से एक बार लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है रूट अंडर के बाई एम। अब उसने बोला है कि दोनों का मास भी इक्वल है, तो अगर मास भी इक्वल है हेंस हम लोग कह सकते हैं कि वी मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के। तो अब इस हिसाब से वी ए बाई वी बी को डायरेक्टली हम लोग लिख पाएंगे रूट के वन बाई रूट के टू। क्लियर हुआ? ओके, चलो 7 हो गया। अब बात कर रहे हैं हम 8 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज assertion, अनदर इज रीजन। चलो पढ़ लेते हैं। क्या है assertion? अच्छा, assertion इतना लंबा है क्या? थ्री आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ सेम मास, तो सेम मास होगा तो पक्का है वेलोसिटीज इंटरचेंज करेगा। वन डायमेंशनल मोशन एज सोन। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, 2 है, 4 है। इफ वी वेट सफिशिएंटली लॉन्ग फॉर इलास्टिक कॉलिजन टू हैपन, इलास्टिक है तो इलास्टिक में वेलोसिटी एक्सचेंज होता है, तो क्या होगा? तो देखो ए जब कोलाइड करेगा बी के साथ तो ए का वेलोसिटी हो जाएगा बी वाला यानी 2, और बी का वेलोसिटी हो जाएगा कितना 5, और उस वक्त सी का वेलोसिटी कितना है? सी का देखो 4। लेकिन ये ए जो है ये तो 2 ही रहेगा, फिर ये बी और सी कोलाइड कर जाएगा तो बी का वेलोसिटी हो जाएगा 4 और सी का वेलोसिटी हो जाएगा 5। ठीक है, ये बी और सी में इंटरचेंज होगा। अब कोई कॉलिजन नहीं होगा क्योंकि सी का स्पीड ज्यादा है। सो फाइनली उसने क्या बोला था? वी ए 4 नहीं, गलत। वी बी 2 ये भी गलत, ठीक है। तो ये गलत हो रहा है, तो assertion इज रॉन्ग। रीजन देखो, इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ये बिल्कुल सही है। सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऐसा होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब नाइन्थ पर आते हैं। ये कह रहा है सैंड ड्रॉपर ड्रॉप्स सैंड ऑफ मास m ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड। मतलब ये, मतलब मास जो होता है dm बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर v। ठीक है। इफ p इज द पावर डिलीवर्ड टू रन द बेल्ट एट कांस्टेंट स्पीड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू? तो पावर, पावर होता है तुम्हारा क्या? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पहले फोर्स निकालो। तो फोर्स जो होता है वो होता है v इंटू डी एम बाई डी टी, वेरिएबल मास। अब यहाँ पर देखो v इंटू डी एम बाई डी टी की जगह पर हो गया रूट v, तो यानी यहाँ पर प्रोपोर्शनल डाल देता हूँ इंटू रूट v, तो प्रोपोर्शनल टू v रेस्ट पर हो गया 3/2। ठीक है। अब फोर्स हो चुका है ऐसा निकल गया। तो अब पावर पे बात करो, फोर्स में ये प्रोपोर्शनल डालो, v रेस्ट पावर 3/2 इंटू v, तो ये हो जाएगा v रेस्ट पावर 5/2। ऐसा कोई ऑप्शन देखो तो p p स्क्वायर करके मैच कर सकते हो, p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेस्ट पावर 5, ऐसा वाला। तो ये फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें बोल रहा है क्या, फाइनली पूछा क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक जगह फ्रिक्शन है दिया हुआ, तो यहाँ का पहले फ्रिक्शन निकाल ही लो, क्योंकि ये 6 केजी की वजह से mg जो लगेगा वो 60 लग जाएगा। ओके, और फ्रिक्शन का वैल्यू के लिए यहाँ n चाहिए। n का वैल्यू होगा mg के बराबर, n इक्वल्स टू mg यानी 20g। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? तो म्यू इंटू n, तो म्यू का वैल्यू है 0.04, n का वैल्यू है 20g, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, अब वो 8 आ गया। अब इसमें ये देखो, ये जाएगा नीचे a एक्सेलरेशन से, ये जाएगा आगे a एक्सेलरेशन से। मैं इसमें डायरेक्टली भी लगा सकता हूँ, F इक्वल्स टू ma, F नेट
एफ नेट में यहाँ 60 देखो फॉरवर्ड फोर्स है और फ्रिक्शन देखो बैकवर्ड फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। तो यहाँ पर हो गया 60 माइनस एफ के इक्वल्स टू टोटल मास एम टोटल इंटू ए, मतलब 60 माइनस 8 इक्वल्स टू टोटल हो जाएगा 6 प्लस 20 यानी 26 इंटू ए। तो ये हो गया 52 इक्वल्स टू 26 ए हो गया 2। ठीक है, मैं तुम लोगों को इसी सेम क्वेश्चन को एफबीडी से भी करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो मान लो कि ये जो 60 है, ये 6 केजी वाला, इस पे 60 इधर आ गया, टेंशन ऊपर आ गया, एक्सेलरेशन नीचे है। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते तुम? 60 माइनस टी इक्वल्स टू 6a। ठीक है, फिर वो जो 20 केजी वाला है, 20 केजी वाले पर इधर लग गया टी, पीछे लग गया फ्रिक्शन और ये भी जाएगा ए। तो यहाँ हो जाएगा टी माइनस एफ एफ, एफ की जगह 8 है, इक्वल्स टू 20 इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारा ए निकल जाएगा और सेम आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है जिसमें अगर सेम एक्सेलरेशन हो पूरे का तो नेट फोर्स यानी ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स करके तुम काम चला सकते हो। डन, द आंसर इज 2। चलो 10 के बाद 11 पे आते हैं। 11 में कह रहा है अ वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड्स विद 19th डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, सो 20 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 MSD ये दिया हुआ है। द लिस्ट काउंट हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। लिस्ट काउंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 mm, 0.1 mm इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD के जगह पर यहाँ पर से लिखो तो 19/20 MSD। तो ये हो गया 1 माइनस 19/20, सो 1/20 MSD, ये हो गया 0.1। सो हेंस 1 MSD इक्वल्स टू 20 से इधर मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 0.1 2, ये हो गया 2 mm। ठीक है, ये हो गया 2 mm। देन इसके बाद 12 द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। ये जिस सीधा ये फॉर्मूला वाला है, मीन फ्री पाथ लैम्डा 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन, सबको याद होना ही चाहिए। ठीक है, और इसी को और भी एक चिप फॉर्मूला बनाया था एन की जगह पी बाई के टी रख करके। तो के टी, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के टी बाय √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। अब यही दो फॉर्मूला ही है मीन फ्री पाथ का। पहले इस वाले से मैच करो, स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर है ना, स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर, तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के एवरेज जो होता है वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑब्वियस है ना, ये भी करेक्ट है। तो के एवरेज हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है वो यही तो कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही तो हम लोग इंटरनल एनर्जी भी पढ़ते हैं, तो इंटरनल एनर्जी NCVT पढ़ते हो ना, यही सेम चीज है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों तो करेक्ट ही हो गए ना। स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू, ये सेकंड ऑप्शन। ठीक, चलो 13 पे आते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन मैच करना है, तो सबसे इजी वाला से स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए, मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मैच करो D का 1 के साथ। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स सी मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, C का 2 के साथ हुआ। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा 3 के साथ। ओके, अब लास्ट में जाओ मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला H होता है H इक्वल्स टू एन आई, है ना, H इक्वल्स टू एन आई। तो N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यानी ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, यानी D का हो जाएगा 4। मैच करके देख लो। ओके 14 पे चलते हैं। 14 में कह रहा है द ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन बिलो एज। ये सब अब हम लोग जो है ना
अगर करें तो उतना अच्छा नहीं है। ये ए हो गया, यहाँ बी बार हो गया, ये ए बार हो गया, ये बी हो गया, यहाँ हो गया ए इंटू बी बार, ये हो गया ए बार इंटू बी। अब वाई हो जाएगा ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट का जो ट्रुथ टेबल बनता है वो 0 0 पर भी क्या बनता है, 0, और 1 1 पर भी बनता है 0, 0 1 पे भी 1 और 1 0 पर भी 1। मैच करके देख लो, ठीक है। चलिए अब आते हैं 15 पे। ये कह रहा अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी चाय बहुत क्लास में सिखाया है तुम लोगों को। ऑब्वियसली ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, ये 90 से 80 हो रहा है इन टाइम टी। तो अब उसमें याद करो तो रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग जो था माइनस डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग, यही सिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें 90 से 80, तो 90 से 80 तो ये हो गया, ये माइनस डेल्टा टी वैल्यू हो गया 10, 10 बाई कितने मिनट में, टी मिनट में, इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एवरेज टेम्परेचर कितना होगा 90 80 का, 85 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है क्या, यस 20, ये हो गया 20, यानी ये हो गया बी इंटू 65। इसके बाद सेकंड में कह रहा है 80 टू 60, तो 80 और 60 यानी वो हो जाएगा 20 बाय, ये हो गया मान लेते हैं टी डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट सेम है, 80 60 का एवरेज हो गया 70 माइनस 20, यानी ये हो जाएगा बी इंटू 50। ठीक है, अब दोनों का रेशियो लेंगे तो ये टी डैश निकल जाएगा। ये अपना इक्वेशन 1 है, ये अपना इक्वेशन 2 है, दोनों का ही रेशियो लेकर के सॉल्व करो, आंसर आएगा। चलिए 16, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन व्हिच इज इन फोर्थ एनर्जी स्टेट। फोर्थ एनर्जी स्टेट से द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एल्स 4 से इतना बार तुम लोगों को करवाया है कि सबको आंसर भी याद होगा कि ये 6 ही आएगा। ठीक है, अब बात बस उतना ही नहीं है, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि कौन कौन सब है। तो जैसे 4 से 1 डायरेक्ट हो सकता है, 4 से 3 हो सकता है, 3 से 2 हो सकता है, 2 से 1 हो सकता है, फिर 4 से 3, फिर 3 से 1 हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 2 एंड देन 2 से 1। तो ऑल टुगेदर इसमें से 6 ट्रांजिशंस हैं। वो पूछ सकता है इसमें कि कितने लाइमन सीरीज वाले ट्रांजिशन है। तो ये लाइमन है, ये लाइमन है, ये भी लाइमन है। तो हाउ मेनी फ्रॉम लाइमन, दिस 3, मतलब लाइमन में यू भी इमिट होता है इसलिए ये तीनों में यू भी आएगा। हाउ मेनी फ्रॉम बामर सीरीज, तो 3 2 एंड 4 2, 4 2 3 2, ये दोनों बामर सीरीज से है, यानी इसमें विजिबल होगा। और इंफ्रा वाले कितने रेडिएशन होंगे, तो सिर्फ एक, जो 4 से 3 वाला होगा। डन, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इस लेवल पे हमें सोचने के लिए रेडी रहना है। नाउ 17, magnetic field inside a 200 ton solenoid of radius this is this Tesla. If the solenoid carries a current of this, then length of the solenoid. अब बात ये है कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों को पता है, म्यू नॉट एन आई। अब ये वो दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो 2.9 इंटू 10⁻⁻4, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है 200 बाई एल मान लो, इंटू आई के जगह पर दिया हुआ 0.29। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो एल निकाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये देखो ये पाई समथिंग इंटू पाई सेंटीमीटर में है। तो एल को ये देखो 4 इंटू 10⁻⁻7, पाई को बाद में लिखूंगा, इंटू 200 इंटू 0.29 बाई 2.9 इंटू 10⁻⁻4 पाई। तो ये मीटर में आएगा, लास्ट में उसको सेंटीमीटर में बदल देना 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आना चाहिए आंसर। ओके 18 पे आ जाओ। 18 में कह रहा है एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट बी का, एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट ए का
अच्छा, रेशियो। तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन होता ही क्या है? एम वी आर। ओके, ये सब सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रोटेट कर रहे हैं तो स्पीड के जगह पर वो ऑर्बिटल स्पीड को यूज कर सकते हैं, अंडर रूट जी एम बाई आर। बस आप लोग ये ध्यान में रखना कि जब ये सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड लिखते हैं तो यहाँ पर होता है एम, जो सैटेलाइट है उसका मास है स्मॉल एम, और जो स्पीड है ना वो स्पीड वी, वो स्पीड का वैल्यू अंडर रूट जी इंटू एम बाई आर है, जिसमें ये जो एम है ना वो यहाँ का मास है जिसके अराउंड में वो सर्कुलर पाथ लगा रहा है, वो इस सैटेलाइट का मास नहीं है। तो सैटेलाइट का मास इधर पे नहीं, ये नहीं है। बस यहीं पर एक गलती हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फोकस किया। देखो, अब यहाँ एल बी बाई एल ए, यहाँ पर हो जाएगा एम बी बाई एम ए इंटू वी बी बाई वी ए इंटू आर बी बाई आर ए। सिंपल है। अब एम बी बाई एम ए का वैल्यू देखो, मास ऑफ प्लैनेट बी इज 4√2 टाइम्स, तो यानी एम बी बाई एम ए हो गया 4√2 इंटू, अब v के जगह पर लिखेंगे रूट अंडर जी एम बाई आर। तो रूट अंडर जी एम, जी और एम तो दोनों में सेम ही है, तो यहाँ पर बेसिकली वी बी बाई, ये समझना पहले यहाँ पर, तो जी और एम दोनों ही सैटेलाइट के लिए या कह लो प्लैनेट के लिए, जिस स्टार के अराउंड अगर ये स्टार है ना तो ये स्टार का मास है, और ये सैटेलाइट को तब तुम प्लैनेट समझ लो। तो ये जो है, ये सेंटर पर जो है उसका मास होता है, जो रोटेट करता है उसका मास होता नहीं है। तो अगर मैं वी बी बाई वी ए लिखता हूं तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर ए बाई आर बी, है ना। ये देखो v से तो जी और एम कैंसिल होने वाला है, तो यहां पर बन गया रूट अंडर आर ए बाई आर बी। तो रूट अंडर आर ए ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर बी बाई आर ए, तब हो जाएगा 2, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो ये रूट टू खत्म, सो द आंसर इज 8। ठीक है, ये क्या आप लोगों को ये सैटेलाइट का स्पीड, या मान लो अगर ये स्टार है, ये अगर स्टार है, स्टार के चारों तरफ अगर ये प्लैनेट ही रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लैनेट का जो स्पीड होगा वो स्पीड को ही हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट जी एम बाई आर। ये एम प्लैनेट का मास नहीं है, ये एम स्टार का मास है जिसके सराउंडिंग में वो चक्कर काट रहा है। बस ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है। फिर भी और एक बार भी मैं रिपीट करता हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पर प्लैनेट है और इसके चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये मास m और ये सैटेलाइट का मास है स्मॉल m। तो जो रिवॉल्व करता है उसके मास पर ये ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड नहीं करता। ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड्स अपॉन, sorry, orbital speed is independent from mass of revolving particle। रिवॉल्विंग में अगर सैटेलाइट है तो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर रिवॉल्विंग में प्लैनेट है तो प्लैनेट पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब इसमें वर्क डन का वो फॉर्मूला है। वर्क डन क्या होता है, देखो ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल होगा नहीं, मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, पाई आर वन आर टू। तो पाई आर वन की जगह देखो ये वाला रेडियस ले लो, तो ये टोटल है 2p0, तो रेडियस हो जाएगा p0 इंटू दूसरा वाला रेडियस ले लो, तो ये टोटल है v0, तो रेडियस हो जाएगा v0/2। तो पाई p0 v0 बाई 2, मैच अगर करेंगे तो m2 से मैच कर जाएगा, तो 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कह रहा फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल। तो फोर्स जो है इसमें एफ एवरेज, क्योंकि इसमें कांटेक्ट टाइम दिया हुआ है ना, तो एफ एवरेज हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर कितना का मोमेंटम चेंज आ जाएगा, ये सभी को याद करके रखा हुआ है, 2mv cos थीटा बाई टाइम। तब 2m के जगह देखो 2v की जगह देखो 100 cos थीटा, ये थीटा ये वाला होता है, ये दिस इज द थीटा, तो ये हो जाएगा cos 60 बाई टाइम कितना है 0.4। यू विल सॉल्व एंड गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये अगर मान लेते हैं ग्लास है, ये मान लेते हैं एयर,
यहाँ पर जो है ये एक लाइट आया, ये एंगल को मान लेते हैं थीटा, इंसिडेंस एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस। यस, ये इधर जाएगा, ये रिफ्रैक्शन एंगल है और ये डबल है। तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इसमें, तो आ जाएगा 1.6 है ना ये, तो म्यू वन साइन आई यानी 1.6 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1.6 का मतलब हो गया 16/10। 16/10 को हम लोग काट सकते हैं, 8/5 बना सकते हैं। 8/5 साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा को काट दे, सो कॉस थीटा बन गया, 2 को इधर ले आ तो 4/5 है क्या ऑप्शन? नहीं, एक भी नहीं। अब यहाँ पर अपने मैथ्स को यूज कर, अगर ये थीटा है मान ले, तो कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इस हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 3, तो यहाँ से हम साइन थीटा लिख पाएंगे इसको 3/5। सो थीटा हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ क्या पूछा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा ही पूछ रहा है, तो थीटा को साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा मैथ्स का यहाँ पे यूज कर। तो 22, एक एसी सर्किट है जिसमें V दिया हुआ है, V दिया हुआ है 150 साइन 150 t, I दिया हुआ है 150 साइन 150 t प्लस π/3। मतलब दोनों का पीक वैल्यू दिया हुआ है, P पूछ रहा है, P एवरेज पूछ रहा है, VRMS यानी 150/√2, IRMS 150/√2 इंटू cos 5। तो फेज डिफरेंस है π/3 का, तो cos π/3 रख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मास ऑफ द 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो 5:3:1। तो M1:M2:M3, ये हो गया 5:3:1। ठीक है, मतलब हम लोग मान सकते हैं M1 इक्वल्स टू 5K, M2 इक्वल्स टू, अच्छा 5A मान लेते हैं, 5A, M2 हो गया 3A, M3 हो जाएगा A। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लेंथ आर इन द रेशियो 1:3:5। सो L1 L1 L2 L3 ये है 1:3:5, तो L1 हो मान सकता हूँ मैं B, L2 मान सकता हूँ मैं 3B, L3 मान सकता हूँ मैं 5B। ओके, नाउ कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ओके, सबसे पहले बात ये समझो, मास इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू एरिया इनटू डेंसिटी। करेक्ट है, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी सबका सेम है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इसीलिए ये डेंसिटी कांस्टेंट, तो एरिया अगर मैं निकालूं तो एरिया आ जाएगा M/L पे। तो इस हिसाब से बताओ A1 को क्या लिखूं, A1 हो जाएगा M1/L1, तो M1 हो गया 5A/L1 हो गया B। A2 को क्या लिखूं, M2/L2, तो 3A/3B यानी ये हो गया A/B। A3 को क्या लिखूं, M3A/L3 5B। ठीक है, अब A1 A2 A3 आ गया, L1 L2 L3 आ गया, क्योंकि रेसिस्टेंस में R जो होता है वो होता है रो L/A। अब रो कांस्टेंट रहेगा, रेसिस्टिविटी है ये, तो R1 जो हम लोग लिखेंगे R1 L1/A1, तो L1 हो गया तुम्हारा कितना B बाय A1 के जगह पर लिख देंगे 5A/B, बाय B यानी ये हो गया B²/5A। R2 हो जाएगा L2/A2 यानी 3B/A/B, ये हो गया 3B²/A। R3 हो जाएगा L3/A3 5B/A3 यानी A/5B, ये हो गया 25B²/A। अब ये R1 R2 R3 निकल गया। ठीक है, तो अब R1:R2:R3 तुम्हें करना है, R1:R2:R3 ये तुम्हें करना है। तो ये हो गया B²/5A इज टू 3B²/A इज टू 25B²/A। ये काट दो B²/A को,
तो 1/5:3:25। अब ये 5 को भी हटा दे तो 1:15:25। हाँ नहीं 125, 1525 ऐसा कोई ऑप्शन देखो। 1525, यस ये वाला। यस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट डोंट वरी, एक बार ट्राई कर लो। ऐसे क्वेश्चंस एक बार आए पड़े हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, चलो मैं थोड़ा सा स्पेस का जरूरत पड़ेगा तो हटा देता हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। एक बॉल है, इट इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ हाफ द स्केप स्पीड। मतलब v जो हो वो ve/2। v क्या होता है, √2gr/2। इतना स्पीड से उसको थ्रो किया। इट रीचेस टू द हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। ये काफी ज्यादा स्पीड है, तो अभी ये अर्थ सरफेस से इसको इतना स्पीड दिया है। पूछा कितना हाइट तक, अच्छा h हाइट तक गया। h तक गया इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, देन ओके। तो यहाँ टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ दोनों पॉइंट पर। ये हाइट है h, तो इस जगह पर जहां से प्रोजेक्ट किया पॉइंट ए पर, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए लिखो। तो काइनेटिक हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर में ऊपर हो गया 2gr/4, ये हो गया काइनेटिक, प्लस पोटेंशियल के जगह पर हो जाएगा माइनस Gm/m/r। ठीक है, चलो एनर्जी एट बी, जब ये बी पर पहुंच जाएगा तो वहां पर काइनेटिक हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी बनेगा -Gm/m/r+h। अब दोनों एनर्जी को इक्वेट करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 2 खत्म, mgr/4 माइनस Gm/m/r इक्वल टू -Gm/m/r+h। सॉल्व करने में आसानी हो इसके लिए gm को gr² रख दो। gr², सबको याद है ना gm को gr², तो ये बन गया mgr/4 माइनस mgr इक्वल्स टू माइनस mgr²/r+h। ठीक है, लेफ्ट साइड में बन गया -3/4 mgr माइनस mgr²/r+h। mg एक r भी कट गया, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस में हटा दो, 3r + 3h 4r, सो 3h इक्वल्स टू r, सो h इक्वल्स टू r/3। h इक्वल्स टू r/3 मतलब h/r इक्वल्स टू 1/3। h/r इक्वल्स टू 1/3। मैथ तो कर रही है। ओके, तो पिछला दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते समझ जाओ कि ये क्वेश्चन लेंदी है तो आप इसको बाद के लिए भी रख सकते थे। ठीक है, चलिए ये एरिया भी हमें खाली करना पड़ेगा, तो लेट्स इरेज इट। ओके, अ मेटल रॉड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर at 20 degree, the temperature at which it is shortened by 1 mm। तो अगर वो हाइट उसका कम हो रहा है, मतलब लेंथ कम हो रहा है, तो डेल्टा एल के जगह पर क्या हम लोग एल अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं? यस, तो डेल्टा एल के जगह पर है 1 mm, तो 1 × 10⁻³ इक्वल्स टू एल। एल के जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना लेंथ दिया हुआ था, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। अल्फा दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, डेल्टा टी दिया हुआ है, घट रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे 20 - t। तो अब यहाँ पर से अगर सॉल्व करने जाएं तो 20 - t इक्वल्स टू,
ये 2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 100/2 यानी 50, यानी t आ जाएगा -30, यस ये वाला। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t, x इक्वल्स टू दिया हुआ है अल्फा टी क्यूब, y इक्वल्स टू दिया हुआ है बीटा टी क्यूब, स्पीड पूछ रहा है। पहले यहाँ से vx निकाल दे 3 अल्फा टी स्क्वायर, vy निकाल दे 3 बीटा टी स्क्वायर, स्पीड के लिए रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, टी स्क्वायर तो बाहर ही निकलेगा, 3 भी बाहर निकल जाएगा, तो 3t स्क्वायर अंडर में बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहा। ओके, नाउ in which of the following case of spherical lenses the emergent ray is parallel to incident ray? emergent ray लेंस से अगर पैरेलल के पैरेलल है, इंसिडेंट के अगर पैरेलल है इमर्जेंट वाला, तो इसका मतलब ये उसमें कोई डेविएशन कर ही नहीं रहा है, मतलब ये एक्चुअली में लेंस है ही नहीं, या फिर कह सकते हो लेंस के दोनों ही सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसा ऑप्शन डी में ही है, क्योंकि जब स्लैब का बात करते हैं ना, तो स्लैब के भी दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ये ऐसे वाले कॉम्बिनेशन कभी भी लेंस को फॉर्म नहीं करते। तो इसमें जब भी रेज आएगा तो वो हमेशा इमर्जेंट और इंसिडेंट एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। तो व्हेनेवर द सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट विल रिमेन पैरेलल। ठीक, 28 पे, टू वाटर ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। तो अगर ये एक ड्रॉप है, ये एक ड्रॉप है, मिल करके ऐसा बन गया। अगर इसका रेडियस r, इसका रेडियस कैपिटल R, तो कैपिटल R हो जाएगा 2⁻1/3 इंटू R। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी, इसका सरफेस एनर्जी अगर मैं लिखूं एक का, तो ये हो जाएगा T यानी सरफेस टेंशन इंटू एरिया 4πr²। उसका अगर मैं लिखूं U इक्वल्स टू T इंटू 4πr², तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर टू स्मॉलर। अच्छा, एक एक का रेशियो लेना है, तो यू इनिशियल यू फाइनल ऐसा कर लो, या u2 ये u1, तो u2/u1, टी तो कट ही जाएगा, तो ये तो सिर्फ r² बना, कैपिटल आर की जगह पे 2⁻1/3 यानी 2⁻2/3 बन जाएगा, 2⁻2/3 ये। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेटिंग, ये बिल्कुल सही है। नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व इन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही एकदम सही है ना। तो इसका मतलब क्या, कौन सा वाला सही होना चाहिए था? अब एक सेकंड दो, कौन सा वाला सही होना चाहिए बोलो? दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू ही है ना, कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यस सेकंड ऑप्शन। चलो 30 पे चलते हैं। एक लूप है, a loop A of radius r less than capital R moves towards loop B with a constant velocity v in such a way that their planes are always parallel. The distance between the two loops is x. The induced EMF in loop A is maximum when x is equal to। ओके, अभी ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन ये करने के लिए था ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली मैं इसको लिखता हूँ कि एग्जाम में तुम्हें स्किप करना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें स्किप मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि इसका जो है ये कॉइल का, अगर मैं यहाँ पर से देखूं, तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम हम लोगों ने कुछ ऐसा करके पढ़ करके रखा है। ठीक है, तो ऐसा जब हम लोगों ने पढ़ के रखा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, कितना डिस्टेंस पर, ये दोनों ही तरफ पे, जहां पर कि ये कर्वेचर चेंज हो रहा होता है, दैट डिस्टेंस इज r/2। अगर हमें ये बात मालूम है, r/√2 नहीं, r/2, मैं r/2 बोल रहा हूँ, है ना। अगर ये चीज हमें पता है तो ही हमें ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, एल्स नहीं करना चाहिए। अब देखो, r/2 डिस्टेंस पर ऐसा क्या होता है, तो ये ऐसा ग्रेजुअली ये इंक्रीज करता है, यहाँ पर सडनली से ना कर्वेचर में चेंजिंग आता है। ये जो पहले ऊपर टाइप का ऐसा कर्वेचर था, वो नीचे टाइप का कर्वेचर में बदल जाता है।
तो इस पॉइंट पर स्लोप इसका मैक्सिमम होता है r/2 डिस्टेंस पर। और जिस जगह पर ये चेंजिंग मैक्सिमम मिलता है ना, वहीं पर वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये कहीं ना कहीं ये स्लोप ही है, क्योंकि ये ए एरिया को बाहर निकाल दो, माइनस ए डी बी बाई डी टी है, जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग रेट मैक्सिमम होगा। तो पूरे में इधर से सबसे ज्यादा चेंजिंग रेट है r/2 पर। तो अगर हमें ये पहले से याद है तो विल टिक द आंसर, अगर हमें पहले से याद नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31 का बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर इसमें से कौन सा है, बोलो हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें फर्स्ट हाफ पास करेगा, सेकंड हाफ पास नहीं करेगा, यही अरेंजमेंट ही है, प्लीज कीप इट इन माइंड। तो 32 पे चलते हैं। ये वाला गेट हो गया नैंड, ये हो गया नॉट, नैंड नॉट मिल करके एंड बना देगा, है ना? ठीक है, 33 पे चलते हैं। एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है, ईच रेसिस्टेंस आर, जब सीरीज में लगाएंगे तो एन आर हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया ए, इस एन आर को उसने ए बोला है। और जब पैरेलल में लगाएंगे तो आर बाई एन हो जाएगा, तो उसका वैल्यू बोला है बी। तो बोल रहा है आर कितना, तो एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन आर इंटू आर बाई एन इक्वल्स टू ए इंटू बी। एन एन खत्म, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, सो आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी। ठीक है, रूट अंडर ए बी ये। चलो 34, द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। तो चार्ज चार्ज का हमें क्या मालूम है, Q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई आर। तो ये चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, टोटल चेंज इन फ्लक्स। ओके 35 पे चलते हैं। 35 में ये जो एल आई स्क्वायर है, एल आई स्क्वायर को याद करो, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी है। सीवी स्क्वायर में भी याद करो, हाफ सीवी स्क्वायर, ये भी एनर्जी है। तो रेशियो में तो ये डायमेंशन लेस बन जाएगा, है ना? ठीक है, एनर्जी एनर्जी है ना, तो डायमेंशन लेस। 36 पे चलते हैं हम लोग। एक पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड है 3, और जब ये 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब हो गया v इक्वल्स टू होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन होता है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। वो कह रहा है v और a का वैल्यू बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर पे, तो इक्वेट कर देते हैं। ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक ओमेगा काट दो, हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ए के जगह पर है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एक्स के जगह पर है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो गया 4। तो ये हो गया 9 माइनस 4 यानी 5, 5/4 हो गया तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हो जाएगा रूट 5/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे तो 4 पाई बाई रूट 5 आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जेनर डायोड से रिलेटेड। यहाँ 25 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। यहाँ का करंट निकालने के लिए डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लो, यानी 25 माइनस 12 यानी 13 बाय ये इसको हम लोग कहते हैं ना सेफ्टी रेसिस्टेंस, सेफ्टी रेसिस्टेंस, तो बाय सेफ्टी रेसिस्टेंस वैल्यू 13/1, तो 13 एम्पियर। ये 13 एम्पियर गया, ये यहाँ पर दो पार्ट में टूटा, इसको हम लोग कहते हैं लोड करंट, इसको कहते हैं जेनर करंट। लोड करंट का वैल्यू कैसे निकालते हो, तो ये 12 यहाँ पर भी ड्रॉप है, पैरेलल में दोनों, तो 12/2 यानी कितना हो गया 6 एम्पियर। तो जो उधर से 13 आया उसमें से 6 राइटवर्ड गया, तो जेनर करंट के तरफ, सो आई जेड हो जाएगा आई माइनस आई एल, सो 13 माइनस 6, सो ये हो जाएगा 7। क्या पूछा था, ये तो मैंने करंट, हाँ यही है 7। 38 में देखते हैं। करंट I is flowing in a wire whose diameter is d and drift velocity is v. The same current is flowing through another wire of diameter d/2. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी
देखो I इक्वल्स टू होता है NEAVD, वी ऑल नो, ठीक है। उसने बोला सेम करंट इज फ्लोइंग, यानी VD इक्वल्स टू लिख सकते हैं I बाय NEA। I इज सेम, सो NE वो भी सेम रहेगा, तो VD हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को हम लोग पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, हेंस कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। ओके, अब जब डायमीटर पहले d था और बाद में d बाई 2 कर देंगे, तो डायमीटर अगर आधा होगा तो इसका स्क्वायर यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। ओके, अब कह रहा है दो पोलराइड है P1 एंड P2, ये P1 है, ये P2 है, आर परपेंडिकुलर टू, इसके एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर जो लाइट आया उसका इंटेंसिटी है आई नॉट, यहाँ जो पहुंचेगा ऑब्वियस है उसका आंसर हो जाएगा आई नॉट बाई 2, इंटेंसिटी आधा हो जाएगा। एक थर्ड पोलराइड है जो इन दोनों के बीच में रखा गया है, जिसका एक्सिस है 45 डिग्री पे। तो अब यहाँ पर मैलस लॉ लगाओ और आउटपुट निकालो आई नॉट बाई 2 मतलब इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4। फिर वहां से भी यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलेगा, फिर यहाँ भी मैलस लॉ लगाओ, तो इनपुट हो गया इसके लिए आई नॉट बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 8। मैलस लॉ सबको याद तो है ना, अगर यहाँ आई है तो यहाँ पर हो जाएगा आई कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो आई नॉट बाई 8, 1/8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्या पूछा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। The velocity of boat with respect to water, velocity of boat minus velocity of water. बोट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही होता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो बोट वेलोसिटी दिया हुआ है 3i प्लस 4j विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ लिख दो 3i प्लस 4j माइनस वाटर वेलोसिटी भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है -3i माइनस 4j, तो ये हो गया 6i प्लस 8j, ठीक है। 40 का हो गया डी। रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास अगर सेम है तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 4:1, यानी K1:K2 4:1, हेंस V1:V2 अगर बोलूं तो रूट आ जाएगा तो 2:1, ठीक है। एनीवे, रेशियो मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है H1:H2 इक्वल्स टू 4/1। H1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं U1 स्क्वायर यानी V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में एक मिस्टेक किया है, रुको। मैं इस क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन समझ करके कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल समझा ही नहीं था, रुको। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का बात किया था, तो उसने मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर मिलता है। अगर ये स्पीड है, मान लेते हैं यहाँ v1, तो यहाँ पर तो हो जाएगा v1 cos θ1, और दूसरा वाला भी अगर यहाँ स्पीड है v2, तो टॉप पॉइंट पर स्पीड हो जाएगा v2 cos θ2। तो उसने जो मिनिमम का रेशियो दिया है, तो ये तो टॉप वाले का रेशियो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो अब समझना पड़ेगा मुझे, मेरा ही कैलकुलेशन बढ़ गया, तो K1/K2 हाफ m को हटा दो, यानी V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 बाई V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 इक्वल टू है 4, यानी ये हो गया V1 cos θ1 इक्वल टू 2 टाइम्स V2 cos θ2। ये है पहला, डन है। अब दूसरे में बोला रेशियो ऑफ हाइट। अब ये हाइट का अगर मैं रेशियो बनाता हूं, तो H1
बाई H2, तो U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ये भी 4/1 है। तो यहां पर से भी आ जाएगा V1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स V2 साइन थीटा 2। ओके, अब पूछ क्या रहा, रेशियो ऑफ देयर रेंज। अब रेशियो ऑफ देयर रेंज पूछ रहा है रे, तो R होता है, R का फॉर्मूला होता है 2 Vx Vy बाय G, यानी R1 बाय R2, यानी Vx हो गया V1 cos थीटा 1, Vy हो गया V1 sin थीटा 1 बाय V2 cos थीटा 2, V2 sin थीटा 2, V1 cos थीटा 1 बाय V2 cos थीटा 2, ये हो गया 1/2 इंटू ये भी हो जाएगा 1/2। अबे ये क्या है, V1 cos थीटा 1, और यहाँ पर सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 इंटू 2, आंसर इज 4 आ रहा है। Vx Vy ना, ये वाला वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ से V1 cos थीटा 1 बाय V2 cos थीटा 2 की जगह 2 है, और यहाँ से V1 sin थीटा 1 V2 sin थीटा 2, उसका वैल्यू भी 2 है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, टफ भी है। ओके, 43 पर आते हैं। 3 ब्लॉक्स है, 5 kg 4 kg 1 kg, फ्रिक्शन लेस है, तो क्या पूछना है, कांटेक्ट फोर्स इनके बीच का। तो अगर यहाँ पर का कांटेक्ट फोर्स निकालना हो N, लेफ्ट साइड का फोर्स यानी 25 इंटू राइट साइड का मास यानी 5, प्लस राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, लेफ्ट साइड का मास बाय टोटल मास यानी 10, तो 25 इंटू 5 बाई 10, यानी ये हो गया 12.5। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो F1 जो लेफ्ट साइड पर है इंटू M2 प्लस F2 इंटू M1 बाय M1 प्लस M2, दैट्स इट। ठीक है, so a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, decelerates at constant rate beta, इसमें कहीं कुछ नहीं है यार, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसमें स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है इसलिए u को 0, a की जगह a इफेक्टिव यूज करो, a इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, शॉर्टकट है ये, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, शॉर्टकट। 45, वैसे इस 44 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है, ये देखो, उसने कहा पहले एक्सलेट किया फिर रिटार्ट किया, एक्सलेशन रेट ये जो एंगल है ये थीटा 1 मान ले, ये है थीटा 2, तो tan थीटा 1 अल्फा है, tan थीटा 2 बीटा है, टोटल जो टाइम है t है। तो अगर हमसे कभी भी ये v मैक्स पूछ ले, ये v मैक्स है, तो v मैक्स हमेशा ध्यान में रखना अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, टोटल टाइम। और अगर टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो हाफ इंटू ए इफेक्टिव यही है, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा टाइप से। ठीक, चलो नाउ 45 पे आते हैं। एन अनचार्ज कैपेसिटर विथ अ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू अ सिमिलर एयर कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल 50। पहले मुझे यहाँ पर से क्लीन करना पड़ेगा। ओके, अनचार्ज कैपेसिटर है, उसमें एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक भी है, विथ सिमिलर चार्ज कैपेसिटर है जो 50 वोल्ट से है, अगर ये C है तो ये KC हो गया, दोनों को हमने कनेक्ट किया है, एक कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग द चार्ज इज 2 वोल्ट। ठीक है, तो V कॉमन का फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, V कॉमन हो गया तुम्हारा 2, C1 हो जाएगा KC, V1 हो गया 0 प्लस C2 हो गया C इंटू V2 हो गया 50 बाय C1 प्लस C2 KC प्लस
सी, तो 2 इक्वल्स टू ये हो गया 50 सी बाई के प्लस 1 इंटू सी, सी काट दे, तो 2k plus 2 equals to 50, 2k equals to 48, k equals to 24. So the answer should be second one. पेपर मुझे अच्छा लगा है, ये स्टैंडर्ड पेपर है। इस पेपर में अगर सभी के अगर ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ 70 प्लस आने ही चाहिए और गुड मार्क्स के लिए 120 प्लस जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, अभी इसके बाद हम लोगों का बिहू का वेकेशन हो रहा है, वही एक पर्पस भी था कि बिहू में थोड़े ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन जो है थोड़े से टफर लेवल के हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम पीरियड निकालना है, तो थोड़े अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन दिया। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक ऐसा डायपोल दे दिया, तो उस पर टॉर्क निकालना पड़ेगा पहले, तो टॉर्क निकालो तो वो हो जाएगा पी ई साइन थीटा। फिर वो टॉर्क को जैसे हम लोग मास पे लगाते हैं ना एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, वैसे यहाँ पे लगाते हैं आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। थीटा थीटा काट करके ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल गया, फिर टाइम पीरियड निकल जाएगा, वैसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आंसर से मैच करना। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, यहाँ पर तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाला वर्ड समझना है। नेगेटिव पोटेंशियल अलग है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बात अलग है, तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है क्या तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल मतलब सीधा सीधा नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव है, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। ऐसे करके तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो, इसमें ये जेई पैटर्न का थोड़ा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन भी है। वी ऑल नो डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई बी होता है। डेल्टा पी की जगह पर रो जी एच लिखेंगे बाई बी, तो रो जी एच में देखो जी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, लेकिन एच देखो 2.5 किलोमीटर है और बी भी दिया हुआ है, तो थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए ये दिया है, खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही है, एक सेकेंड, एन इज ग्रेटर देन 1, सॉरी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे एक सर्कल में ये घूम रहा है, ओके, और जो हाईएस्ट पॉइंट पर इसका स्पीड मिला है वो द वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द सर्कल एन रूट अंडर जी आर, और यहाँ पर जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ निकालना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके लिख सकते हो, या वी स्क्वायर इक्वल टू, जैसे यहाँ का इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो, वी स्क्वायर वहाँ का हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as, 2a की जगह g और s की जगह पर ये कितना लिख लोगे, तो ये 2r, तो ये हो गया 2r। तो ऐसे करके यहाँ का v निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर का टेंशन, वहां का टेंशन, क्वेश्चन इज टफ, तो यहाँ का टेंशन वहां का टेंशन फिर निकाल करके तब फिर रेशियो लेने का ट्राई करेंगे। तो आप लोग सब के सब इस ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करो, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेगा। मैं बोल ही रहा हूँ, थोड़ा सा हायर लेवल का दे रहा हूँ ये प्रैक्टिस के लिए। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, एरिया जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट में अलग अलग है। यहाँ है 6 का, यहाँ है 1500, ये 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर फोर्स हमने लगाया 100, तो उससे यहाँ कितना फोर्स मिलेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2, इसको यूज करके तो वहां से F निकल जाएगा। अब फिर ये कितना मूव किया है, तो बाई 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, तो बोला वर्क डन कितना होगा, तो फोर्स यहाँ से निकाला, डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके ये आंसर भी आएगा। तो ऑल दिस 5 क्वेश्चंस में मैंने बस हिंट किया है, स्टिल तुम्हारा तरफ से काम बाकी है। और इसके बाद फिर जब बिहू के बाद, ये बिहू से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे रिवीजन पेपर्स हुए थे, प्लीज 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 सब के सब अपने रिवीजन पेपर को एक बार एटलीस्ट और लगा लो। ये 5 दिनों का गैपिंग दे रहे हैं, इससे बिहू मनाना है लेकिन उसमें यूटिलाइज भी कर लो, ये बहुत हेल्प करेगा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट्स।